क्लास 12। आज हम थोड़ा केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा लंबा लेके जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का हमारा नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में जिस बात पे हमें फोकस करना है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रिएक्शन की रेट को उसकी मैकेनिक्स के साथ रिलेट करता है जो चैप्टर, उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा कोई खास नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे स्पीड होती है, किसी गाड़ी की स्पीड को लेते हैं, वैसी रेट ऑफ रिएक्शन। ये समझ लो रिएक्शन की स्पीड है कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। कोई रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है, जैसे आयनिक रिएक्शन होती है। कोई रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती हैं, जैसे कोरोजन होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, बहुत धीरे धीरे काम करता है। कोई रिएक्शन मीडियम रेंज में होती है, मतलब मीडियम कैटेगरी की होती है, जो ना ज़्यादा तेज होती है ना ज़्यादा धीरे होती है, ठीक है। तो यानी कि रिएक्शनों की भी स्पीड होती है। तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों चेंज होते हैं। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसका प्रोडक्ट भी चेंज होता है और रिएक्टेंट भी चेंज होता है। वो किस, उसका जो कंसंट्रेशन है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ROR। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा चेंजेस इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं यूनिट बनाऊँ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और टाइम इंटरवल की टाइम सेकंड मान लो इसको। मोल पर लीटर हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब तुम्हें एक बात बताओगा, मोल पर लीटर को हम बोलते हैं मोलैरिटी, तो हो जाएगा मोलैरिटी को कैपिटल एम लिख दो, सेकंड इनवर्स। बहुत आसान सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, ये यूनिट आ गई भाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम एक रिएक्शन पकड़ते हैं, उसके ऊपर से काम करना शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जैसे एक रिएक्शन हमारी है A + B गिव्स C + D। तो भाई जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी, तो क्या होगा, A और B होंगे डिसअपियर होते जाएंगे, एक तरीके से समझ लो गायब होते जाएंगे, क्योंकि तभी रिएक्शन होगी। और C और D क्या होते जाएंगे, अपीयर होते जाएंगे, ये बनने लग जाएंगे। A और B आपस में मिलकर C और D बनाएंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A के गायब होने की दर या A के घटने की दर, इसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। D के बनने की रेट, C के बनने की रेट, A के गायब होने की रेट और B के गायब होने की रेट। ये इस रिएक्शन में हमें निकालना सीखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने A को ऑब्जर्व करा, मैंने A को ऑब्जर्व करा, कंसंट्रेशन ऑफ A देखी, कंसंट्रेशन ऑफ A मैंने चेक करा टाइम के अकॉर्डिंग। सबसे मैंने चेक करा 10-15 मिनट पे, 10:15 रहा था, सुबह का AM हो रहा था। मैंने चेक करा कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.36 मोल पर लीटर थी। फिर चेक करा इसको 10:30 पे, 10:30 पे चेक करा, तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 0.26 मोल पर लीटर हो गई इसकी कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया। अब हमें इसका रेट निकालना है अगर, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के गायब होने का जो रेट होगा क्या होगा, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, चेंजेस इन कंसंट्रेशन, चेंजेस इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, 15 मिनट का टाइम लग रहा है, सबको पता। चेंजेस इन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.36 था पहले, फिर कितना हो गया है, 0.26 हो गया, 50, तो कितना अच्छा बताओ, 0.10 अपॉन 15, ये हटा के 0 बढ़ा दिया, 2, 1 अपॉन 150। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा निकल के, जो भी आएगा मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम मैंने भी मिनट में लिखा है, सेकंड में नहीं लिखा। अगर तुम्हें सेकंड में निकालना है इसका आंसर, तो तुम्हें टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब क्योंकि देखो इस रिएक्शन में मोल सेम है,
जो ए का मोल है वही बी का मोल है, वही सी का मोल है, वही डी का मोल है। तो यानी कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी होगा, वही सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ बी होगा, वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी होगा, और वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी होगा, और यही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि हाई रिएक्शन में मोल सेम रहे, तो कभी कभी मोल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, इसको उतार लेंगे, जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे, इसको उतार लेंगे। सपोज दैट मेरे पास कोई रिएक्शन इस तरीके की जिसमें मोल सेम नहीं है। ठीक है, यह रिएक्शन A + 2B गिव्स 3C + 4D, इस टाइप की कोई रिएक्शन है। तो अब इनके जो डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखो जैसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, RA इक्वल टू हो सकता है RB/2, क्योंकि RB के 2 मोल हैं। अगर एक मोल को डिसअपियर होने में जो रेट, एक मोल के डिसअपियर होने की रेट कितनी हो, सॉरी पूरे 2 मोल के डिसअपियर होने की जो रेट है वो RB है। ठीक है, तो एक मोल के डिसअपियर होने की रेट कितनी आएगी, RB/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 मोल C के अपीयर होने की जो रेट है वो RC है, तो एक मोल C के अपीयर होने की रेट क्या जाएगी, RC/3। कॉमन सी बात है, यूनिटरी मेथड जो बचपन में सीखा था। सिमिलरली अगर D के अपीयर होने की रेट, 4 मोल D के अपीयर होने की रेट RD है, तो एक मोल की हो जाएगी RD/4। तो इस तरीके से हम इसको एक मोल में कन्वर्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकल जाएगी इससे। ये RD अगर पूछे कोई तुमसे कि भाई पर्टिकुलर RD क्या है, तो RD को तुम बता सकते हो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट D के अपीयर होने की। अब देखो फॉर एग्जांपल हमें RB, RC, RD ये चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो जैसे मैं एक और रिएक्शन इसके लिए क्रिएट करता हूँ, देखो तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और A + B गिव्स C + D। ठीक है, मैंने टाइम पर इनको चेक कर, इनके सबकी कंसंट्रेशन। सबसे पहले टाइम T1 पे मैंने चेक करा, A की कंसंट्रेशन थी A1, B की थी B1, C की थी C1, D की थी D1, और टाइम 2 पे A की थी A2, B की थी B2, C की थी C2 और D की थी D2। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ऐसे हमने मान लिया। अब अगर मुझे देखना है कि जो A के डिसअपियर होने की रेट क्या होगी, सबसे पहली बात, ठीक है, A के डिसअपियर होने की रेट क्या होगी, ध्यान से सोच के देखो एक बात यार मेरे साथ, कि क्योंकि A डिसअपियर हो रहा है तो बाद वाली कंसंट्रेशन कम होगी। शुरू में ज़्यादा होगा, बाद में कम होगा। तो अगर मैं A2 - A1 करूँगा, A2 - A1 में करूँगा, तो आंसर माइनस में आएगा प्लस में, माइनस में आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, पता ही है तुम्हें यार। A2 - A1 करूँगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस का ΔA/ΔT। RB क्या होगा बताओ। अच्छा, RB भी डिसअपियर हो रहा है, तो RB अगर डिसअपियर तो B2 बड़ा होगा B1 बड़ा होगा, बताओ। B2 छोटा होगा ना, B1 बड़ा होगा। तो इसमें भी अगर मैं करूँगा B2 - B1/T2 - T1, तो आंसर फिर से माइनस का ΔB/ΔT आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे RC निकालना है तो हो जाएगा ΔC/ΔT। इसमें माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें C2 बड़ा होगा, क्योंकि C जो है अपीयर हो रहा है, C क्या प्रोडक्ट है, C यहाँ पे अपीयर हो रहा है, इसलिए C2 बड़ा होगा। C2 में माइनस करेंगे प्लस का ही साइन आएगा। और RD भी मेरा क्या होगा, ΔD/ΔT। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं भाई, हर किसी रेट ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। और दूसरी बात को समझ लें कि जो रेट होती है इंस्टेंटेनियस रेट होती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी कि टेंस टू 0 होता है। इंस्टेंटेनियस रेट में टेंस टू 0 होता है। जैसे अगर मुझे RA की इसी कंडीशन में RA की इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, RA इंस्टेंटेनियस को ऐसे निकाला जाएगा, लिमिट ΔT टेंस टू 0, डेल्टा माइनस का ΔA/ΔT, ये हो जाएगा माइनस का DA/dt। सिंपली फिजिक्स है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरीके से और भी माइनस का dB/dt हो जाएगा, फिर प्लस का dC/dt और प्लस का dd/dt। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को समझा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करें,
इसके थोड़े क्वेश्चन करें, ठीक है।